Good morning, students. Today we are going to read chapter 6th of 10th class. This is third part. We have completed cotton textile industries in second part. Today we read about jute industries. We have read about jute industries that there are 80 mills in India in 2010-11. Raw material for jute industries is jute, which is produced in West Bengal a lot of, but after the partition of India, most of the jute mills were sent to the Bangladesh, and Bangladesh is the largest producer of jute at that time, and India is second largest producer in the jute production. Near the Hooghly River, there is a belt of जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, जूट प्रोड्यूसिंग जो स्पोर्टर्स है जूट के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलती है, इनएक्सपेंसिव वाटर भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, रेलवेज एंड रोडवेज़ का नेटवर्क वहाँ पर है। तो जिससे क्या होता है, जूट जो इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से फलती फूलती है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन, जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर के आसपास ही क्यों जूट इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है। जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन, ये आप क्वेश्चन बनाएंगे, विच आर द फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन इंडस्ट्रीज़, हुगली बेसिन के आसपास इंडस्ट्रीज़ के लिए वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, supported by a good network of railways, roadways and waterways facility, movement of raw material होती है to the mills तक, and abundant water मिलता है for processing raw jute के लिए, चीप लेबर मिलती है वेस्ट बंगाल से, और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर, एडजॉइनिंग का मतलब होता है बिल्कुल टचिंग स्टेट है, जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अ लॉट ऑफ लेबर वहाँ पर मिल जाती है। आफ्टर दैट बच्चों हम पढ़ेंगे कि कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री, जो विच सिटी provide banking, insurance and the port facility for jute goods, which city provide banking, insurance and port facilities to jute goods? Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facility for export of the jute goods. In 2010-11 the jute industry was supporting 3.7 लाख वर्कर्स। अगर 2011-10 की बात करें तो उसमें 3,70,000 जो लोग थे वो वर्किंग कर रहे थे डायरेक्टली, और अनदर जो 40 लाख थी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे वो एंगेज हुए थे कल्टीवेशन ऑफ जूट के अंदर एंड मेस्टा, एंड मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने कहा कि टोटल जो 3 लाख वर्कर्स तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, नियरली 4 लाख, एंड जो 40 लाख पीपल है वो खेतों में काम कर रहे हैं जूट इंडस्ट्रीज़ के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर इसके अंदर लगी हुई है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन, इस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट से एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। अब ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर बांग्लादेश है, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड के अंदर भी जूट होता है, इंडिया सेकंड नंबर का आता है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर सिंथेटिक सब्सटीट्यूट आ गए हैं, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है उसके विस्थापन आ चुके हैं। अब जूट की जगह सिंथेटिक चीज़ें यूज़ की जा रही है, रस्सियाँ वगैरह। हावेवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ द जूट पैकेजिंग। तो जूट पैकेजिंग मैंडेटरी कर दी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, जूट की डिमांड बढ़ी है। टू स्टिमुलेट द डिमांड एंड प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन डिड नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट? In 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या करने के लिए? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इंश्योरिंग गुड्स प्राइस टू द जूट फार्मर्स एंड इनहांसिंग द यील्ड एज पर हेक्टेयर। और क्या किया गया कि उसके अकॉर्डिंग जो उत्पादन है, यील्ड मीन क्या होता है, उत्पादन बढ़ाया गया है पर हेक्टेयर।
ये 2005 की पॉलिसी पूरी लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट इंडस्ट्रीज। और जो मेन मार्केट है यूएसए, कनाडा, घाना और सऊदी अरबिया में, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, द जो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो ओपन कर चुका है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया के अब हम शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज़ में भी इंडिया का क्या है, सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया। ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। गुड़ और खांडसारी में फर्स्ट प्लेस पर है इंडिया। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बक्की एंड द होलेज इट्स सैक्रोज कंटेंट रिड्यूस। और इसकी जो सैक्रोज है, सैक्रोज गन्ने के अंदर पाया जाता है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। वेयर शुड द मील बी आइडली लोकेटेड, लेकिन आइडियली मील्स कहाँ पर लोकेट किया जाए, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन 2010-11 देयर वर 662 शुगर मिल्स। यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी शुगर मिल्स were there in 2010-11 in the country spread over the Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with the Punjab, Haryana, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश तक कर लेना, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये 662 शुगर मिल्स लिखेंगे। हाउ मैनी शुगर मिल। शुगर मिल क्या होती है, गन्ना मिल होती है, जो जिसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, गन्ना, वो भी खेतों से मिलता है। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्रीज इज सीजनल इन नेचर। अब ये इंडस्ट्री सीजनल है नेचर के अंदर। इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर टू द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड कैन एक्सप्लेन वाई दिस इज सो। ये ज़्यादातर अगर देखा जाए सूट करेगी तो ये किसको करेगी, कोऑपरेटिव सेक्टर को ही करेगी। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and the western states. अब शिफ्ट करने की एक टेंडेंसी अपनाई जा रही है कि इनको ज़्यादातर सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया जाए, स्पेशली जैसे महाराष्ट्र है। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर एज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, क्योंकि वहाँ पर केन मीन शुगर केन, गन्ना है, ये गन्ने को वहाँ पर प्रोड्यूस होता है ना, जो महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली, उसमें क्या होता है, सुक्रोज ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा सुक्रोज होता है उसी में ज़्यादा गुड़ और खांडसारी ज़्यादा बनती है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स द लॉन्गर क्रशिंग सीजन, क्योंकि अब ये कूलर क्लाइमेट चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ठंडी क्लाइमेट। जब इसको क्रश करते हैं, गन्ने को क्रश करने के मौसम में ठंडी क्लाइमेट चाहिए। मोर ओवर कोऑपरेटिव आर द मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स हैं। और महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, जब कई फार्मर्स मिल करके एक साथ प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं एक बड़े खेत पर, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर सूटेबल होगा। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो मेजर चैलेंज क्या है इंडस्ट्रीज के लिए, सीजन सही होना चाहिए। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू इंडस्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन, कि ट्रांसपोर्ट में भी डिले नहीं होना चाहिए कि शुगर केन को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए। और जो यूज़ हो रहा है बैगेज का, वो भी कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ द बैगेजेस को मैक्सिमाइज किया जाना चाहिए। आगे बच्चों हमारा आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल मीन्स क्या होता है, जो खान, मिनरल मीन होता है जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज कहाँ से मिलते हैं, खानों से खुदाई करके निकलते हैं, माइनिंग प्रोसेस से मिनरल निकलते हैं। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स आर, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखेंगे। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल एज आर दैट मेटल्स एज रॉ मटेरियल के रूप में मेटल यूज करती है, आर कोल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज का यहाँ तक करेंगे, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि ये सभी अदर इंडस्ट्रीज़ को आयरन प्रोवाइड करवाती है मशीन बनाने के लिए। हैवी एंड मीडियम एंड लाइट
डिपेंड ऑन इट ऑन देयर मशीनरी। तो ये बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या मानी जाती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सभी इंडस्ट्रीज जितनी हैवी हैं, लाइट हैं, सभी को क्या मीडियम साइज की हैं, आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करवाती है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। स्टील की हमें ज़रूरत क्या होती है? इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, डिफेंस, मेडिकल एंड टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज़ हमारी डिपेंड करती हैं। Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. Steel and iron is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर इसको हैवी आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ क्यों हैं? क्योंकि जो ऑल द रॉ मटेरियल है एज वेल एज जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो क्या है? हैवी और बल्की इंटेलिंग होती हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह यहाँ से जो निकलती हैं चीज़ें वो सारी हैवी होती है, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:1। तो अगर इसको स्टील को बनाने के लिए हमें आयरन, कोल और कोकिंग कोयल और लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है, वो रेशो हमारा 4:2:1 होता है। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। अब ये स्टील को हार्डनेस बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए मैग्नीज की ज़रूरत होती है। व्हाट मेक्स द स्टील हार्ड? आप ये लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द स्टील हार्ड। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, आंसर सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? स्टील प्लांट को कहाँ पर लोकेट किया जाना चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड टू एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड द कंज्यूमर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट्स और कंज्यूमर चाहिए। इन 2006 विद 95.6 मिलियन टन्स ऑफ द क्रड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक थर्ड along the वर्ल्ड क्रड स्टील प्रोड्यूसर्स। इंडिया का स्टील के प्रोड्यूसर में थर्ड स्थान है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन का मतलब होता है जो पिघला हुआ आयरन होता है उसके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यानी कि फर्स्ट नंबर पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2006 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन इंडिया वाज ओनली 63 kg पर एनम। अगर 2006 के आंकड़े 16 के आंकड़े देखें तो उसमें 63 kg पर एनम के हिसाब से क्या हो रहा था? स्टील का उत्पादन हो रहा था। वर्ल्ड में जो एवरेज है वो 208 kg था। अब यहाँ पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टील दी है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील का ये डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, रॉ मटेरियल को प्लांट तक पहुँचाना। उसके बाद आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन को फ्लक्स मटेरियल में मिलाया जाता है, एडिड किया जाता है, स्लैग इज रिमूव्ड, फिर स्लैग को रिमूव किया जाता है और कोक को ब्रंट किया जाता है गर्म करने के लिए। उसके बाद मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू द मोल्ड्स कोल्ड द पिग। जो मोल्टन मटेरियल है उसको मोल्ड्स के अंदर, जिसमें पिग्स कहते हैं, उनमें डाला जाता है। फिर स्टील मेकिंग का तैयार किया जाता है। जो पिग आयरन है, पिग का मतलब बड़े बड़े आयरन के गट्ठे हैं, वो प्योरीफाई किए जाते हैं मेल्टिंग और ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़ को हटा करके। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम को ऐड किया जाता है और फिर क्या हो जाता है? रोलिंग, प्रोसेसिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग से शेप किया जाता है मेटल को। यहाँ पर आपका फिर आगे आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं। ज़्यादातर आयरन और स्टील छत्तीसगढ़ जो झारखंड की बेल्ट है वहाँ से निकलता है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ भी यहीं पर लोकेटेड की गई हैं। बर्नपुर, बोकारो और दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला, भिलाई और विशाखापट्टनम, यहाँ पर विजयनगर और विजयनगर के बाद सालिम, भद्रावती, ये सभी क्या हैं? स्टील के प्लांट्स हैं। ये स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ये भी आपको फिल करके अपनी नोटबुक में स्टेपल कर लेना है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्पॉन्ज आयरन ही यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं। दे हैव री रोलर दैट यूज़ द स्टील इन गोट्स एज वेल। और वो री रोलर भी यूज़ करते हैं जो जहाँ पर स्टील को इनगोट्स किया जाता है। दे प्रोड्यूस द मिल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन द स्पेसिफिकेशन। और वो मिल्ड स्टील को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्रड स्टील प्रोडक्शन का पूरा जो टेबल है ये दी गई है, ये एक बार स्टडी कर लेना आप।
मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेल की फुल फॉर्म लिखनी है आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के अंदर चाइना और जो इंडिया है दोनों सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती थी स्टील की। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन अगर टुडे आज के आंकड़े चेक करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। तो ये भी आपने क्वेश्चन लिखना है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चाइना। चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों एक ही में लिख लेना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ स्टील। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर के आसपास ज़्यादातर स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज मिलती हैं। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाते हैं। दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रोक्सिमिटी, चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो इसमें क्या क्या शामिल है, लो कॉस्ट जो आयरन और है, और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल है, और चीप लेबर है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट में। दो इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू द हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग। लेकिन जो हम अपनी अवेलेबिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं वो किसकी वजह से, जो अवेलेबिलिटी है कोकिंग कोयल की, जिसको स्टील के बनाने में ज़रूरत पड़ती है, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई आती है। इसलिए हम वर्ल्ड लेवल पे चाइना ही फर्स्ट नंबर पे रहता है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की भी लोअर प्रोडक्टिविटी है, मतलब लेबर तो हमारे पास ज़्यादा है, काम करने वाले कम हैं। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी भी पूरी नहीं है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप, वाई डू नॉट इंडिया एबल टू परफॉर्म इट्स फुल पोटेंशियल, वाई डू नॉट इंडिया एबल टू परफॉर्म इट्स फुल पोटेंशियल लार्जली। यहाँ तक लार्जली तक कर लेना, ये सभी पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट है कोकिंग कोयल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। हम गुड क्वालिटी स्टील को भी इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है हमारा कंट्रीज़ का, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड। इससे क्या होता है, स्टील के ओवरऑल प्रोडक्शन से हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कंप्लीट हो जाती है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फुल फॉर्म भी आपको लिखनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव द बूस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण की जो नीति होती है, और विदेशी जो निवेश है इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं। देयर इज़ अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। तो स्टील को कॉम्पिटिटिव वे में प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे देशों से आगे ले जाने के लिए हमें काफ़ी उसके अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आ जाता है। एल्यूमिनियम का जो हमारा कच्ची धातु है वो क्या प्राप्त होती है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, और एल्यूमिनियम से मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे बनाए जाते हैं। हमारे घर में भी आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द लास्ट मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं एल्यूमिनियम वाली। इट इज़ लाइट रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and the become strong when it is mixed with the other metal. What are the features of the aluminum? Features of aluminum में it is से लेकर के metals तक आप करोगे। It is used to manufacture the aircraft ये भी करना है आपको। It is used to manufacture aircraft utensil wires, और it has gained popularity as a substitute of steel, zinc, copper and lead in a number of industries. Number of industries में ये अपना आगे स्थान बना चुका है। तो आगे बच्चों क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो प्लांट है कंट्री में लोकेटेड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर है।
इन 2014-15 के अंदर इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 3.96 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस किया है इसने। तो यहाँ तक इन फीचर्स लिख देना है इसकी, और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। उसके बाद बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल, विच इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, ये भी क्वेश्चन लिखना है। बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल used in the smelters in a very bulky dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminum. जो नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है इससे एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग को पता चलता है। एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सॉसपैन विद अ प्लास्टिक हैंडल। एक फैक्ट्री है एल्यूमिनियम के सॉसपैन बनाती है। इट ऑब्टेन्स एल्यूमिनियम फ्रॉम द स्मेल्टर एंड ए प्लास्टिक कंपोनेंट्स। ये प्लास्टिक कंपोनेंट से एल्यूमिनियम प्राप्त करती है। रॉ मटेरियल सबसे पहले बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट की क्वेरी से, क्वेरी मीन होता है खानों से मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट रेल और शिप से करने के बाद बॉक्साइट को क्रस्ट एंड एल्यूमिनियम डिजोल्व आउट और एल्यूमिनियम रिफाइनरी में ले जाया जाता है। एल्यूमिना बना जाता है बॉक्साइट से। फिर क्या किया जाता है, बोलकार शिप टू द साइट ऑफ स्मेल्टर, स्मेल्टिंग की जगह पर ले जाया जाता है उसको। और कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, रिफाइनरी से जो कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक होता है वो भी ले जाया जाता है। और पिच फ्रॉम द कोलियरी से पिच किया जाता है और एल्यूमिनियम स्मेल्टर पर पहुंचाया जाता है। जो मोल्टन मेटल है वो एक इलेक्ट्रोलिट्स का काम करती है। क्रायोलिट क्या होती है, एक मोल्टन मेटल है, पिघली हुई मेटल है जो इलेक्ट्रोलिट का काम करती है इस इंडस्ट्रीज़ में पहुंचने के बाद। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टर होने के बाद उसको बाद में प्रोसेस किया जाता है। ये पूरा अपनी नोटबुक में बना लेना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनदर फैक्ट्री ऑल द मैन्युफैक्चर्ड सॉसपैन्स आर सेंट टू द वेयर हाउस। जब वो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं वहाँ से प्लास्टिक कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो वो सारे के सारे वेयर हाउस में भेज दिए जाते हैं। वेयर हाउस का मतलब जब किचन का सामान रखने वाली चीज़ें होती हैं। विच रॉ मटेरियल इज यूज टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। ये विच रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, बॉक्साइट हमने पढ़ा है। ट्रांसपोर्ट मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये हैवी है। विच रॉ मटेरियल इज़ लाइकली टू बी चीपेस्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। तो विच रॉ मटेरियल इज़ लाइकली टू बी चीपेस्ट कौन सा होगा, ये भी क्वेश्चन आप करेंगे। डू यू थिंक द कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स आफ्टर पैकेजिंग लाइकली टू बी चिपर मोर एक्सपेंसिव दैन द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एल्यूमिनियम। वो क्यों चिपर होती है, मतलब एक तैयार गुड़ की कीमत अगर हम इधर से उधर लेके जाएंगे तो वो सस्ता पड़ता है कच्चे माल की तुलना में, क्योंकि कच्चा माल जो होता है वो एक बड़े फॉर्म में होता है और जो तैयार माल होता है वो हल्के से बॉक्सेस में पैक करके हम अच्छे से उसको इधर उधर ले जा सकते हैं। ये था बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थर्ड पार्ट में हम मोस्टली हमारे इंडस्ट्रीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो हमारी रहती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये हम फोर्थ पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।